अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज मैं मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फार्मासिस्ट क्या होता है, कौन होता है, फार्मडी डिग्री क्या होती है, फार्मेसी करके क्या फ़ायदे होते हैं, इस डिग्री के बारे में ए टू ज़ेड सब बातें। इसका स्कोप क्या है, जॉब्स क्या हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब्स हैं, वहाँ पे क्या आपको पे सैलरी है और दूसरे कंट्रीज़ में क्या सिनेरियो है, कैसे कैसे आप दूसरी कंट्रीज़ में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो बेहतर हैं, किन कंट्रीज़ में क्या सिनेरियो है, फिर फिजिशियंस और फार्मासिस्ट में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेलेवेंट हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन राइट से रेलेवेंट हैं, एमबीबीएस से रेलेवेंट हैं, प्रैक्टिस से हैं, इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग से है और बहुत से हम क्वेक्स वगैरह से रेलेवेंट भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है, जो सबसे ज़्यादा माइंड में आता है, वो ये है कि एमबीबीएस या एमडी करने के बाद ही क्लिक किया जाता है। तो इसका आंसर तो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से और प्रोफेशंस भी कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों को लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन का राइट दिया गया है। तो फार्मासिस्ट का भी यूरोप में राइट है, लीगल अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स। हमारे जो ड्राइव और हमारे डिफरेंट बुक्स हैं उसमें अभी पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट जो सिनेरियो है, जो हमारी कौंसल्स हैं, पीएमडीसी मेन और दूसरी पीएचसी, जो कि इसको वो वहाँ पे वो इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करती है, वैसे नहीं मानती, बिकॉज वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एमबीबीएस हैं, वहाँ पे कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है, जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ वहाँ पे फार्मासिस्ट और एमबीबीएस दोनों की कंपोजिशन होनी चाहिए, दोनों ही प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, अपना अपने डिपार्टमेंट का, अपने प्रोफेशन को एक्सप्लेन कर सकें। है, हम बात कर रहे थे कि एशिया में या गल्फ में, पाकिस्तान, इंडिया में क्या सिनेरियो था। तो क्लिनिक का, प्रैक्टिस का, फिर बहुत से, अब देखें 5 साल की ये डिग्री है जो कि एफएससी के बाद की जाती है, उसके बाद फिर 1 साल के हम पोस्ट जॉब या इंटर्नशिप करते हैं। इतने महंगे महंगे प्राइवेट कॉलेजेस से एडमिशन लेके हम लोग पढ़ते हैं। तो इस सब चीज़ों का क्या हमें फ़ायदा। अब अगर हम सिलेबस को कंपैरिजन करें फार्मासिस्ट और एमबीबीएस का, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं सेम हैं, कुछ सब्जेक्ट सेम है, कुछ डिफरेंट है, जिसकी बेस पे हमारी चीज़ें वेरी कर रही हैं। अब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट हैं जो सेम हैं, हम दोनों ने पढ़े हैं। अगर डिफरेंस आता है तो एनाटॉमी जो फार्मासिस्ट पढ़ता है वो जनरल एनाटॉमी पढ़ रहा है, तो जो है एमबीबीएस वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ता है। पैथोलॉजी भी, स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने डायग्नोसिस करने होते हैं, ठीक है। तो फिर फार्माकोलॉजी वो 1 साल पढ़ते हैं एमबीबीएस, जबकि फार्मासिस्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ते हैं। तो इसी तरह से कुछ सब्जेक्ट अब ऐसे हैं जो सिर्फ फार्मासिस्ट पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ एमबीबीएस पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी किस तरह से दवाई बनानी है उस हवाले से है, डोज फॉर्म्स कैसे बनानी है उस हवाले से है, तो वो सिर्फ उसे फार्मासिस्ट पढ़ता है। फिर उसके बाद ये जो है इसके बाद हो गया क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें आपको बीमारियों से रेलिवेंट एक एक बीमारी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरी डिटेल में सिखाया जाता है, और डिटेल में एक एक उसको पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट निज़ाम क्या है वो सारा सिखाया जाता है, वो फार्मासिस्ट पढ़ रहा होता है। साथ मेडिसिन सब्जेक्ट है जिसमें वो सारे के सारा ये सब स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से रेलिवेंट। अब इंडस्ट्री है जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग सीखता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखते हैं कि कैसे बनती हैं, कैसी मेडिसिन हैं। खैर, अब अगर एमबीबीएस को देखें तो वो जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सर्जरी और एनाटॉमी और पैथोलॉजी ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पर उनकी डायग्नोसिस ज़्यादा हो जाती है अच्छी। और हम लोग मेडिसिन और ट्रीटमेंट से रिलेवेंट चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। कॉलेजी में, मेडिसिनल में, क्लिनिकल में, सारे सब्जेक्ट्स में हम वही चीज़ें रिपीटेडली पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन पे फोकस ज़्यादा, ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब अगर जॉब सिनेरियो की बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जॉब सिनेरियो हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं गल्फ में, तो बहुत हाईली पेइंग जॉब्स हैं, लेकिन वहाँ पे आपको आप फार्मेसी में तो आपको बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ पे क्लिनिकल वाइट अभी भी नहीं है गल्फ में भी। तो ये यूरोप में, अगर हम यूरोप, यूएसए, कनाडा और ताने वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे पहली एजुकेशन के बाद वहाँ पे डिफरेंट, अगर हम यहाँ से जाते हैं एशिया, गल्फ वगैरह से, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली आइल्स, टोफल वगैरह का लैंग्वेज टेस्ट देते हैं। उसके बाद जो हमारे अपना सब्जेक्ट है उनसे रेलिवेंट टेस्ट वगैरह पास करने के बाद वहाँ पे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब वहाँ पे जब हम सिनेरियो देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हर फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो, हर वे में उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। मेन चीज़ रिस्पेक्ट होती है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। फिर अगर पैसों के हवाले से देखा जाए तो फाइनेंशियल तौर पे भी टॉप पेइंग जो कंट्रीज़ हैं यूएसए, कनाडा है, जो कि फार्मासिस्ट को पे कर रही है।
फिर नॉर्वे भी इसमें आ रहा है, स्वीडन भी बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब यूरोप की कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर रहे हैं एक फार्मासिस्ट को। फिर टीचिंग की अगर बात करते हैं तो टीचिंग में हम जब जाते हैं भी बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब यूरोप की कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर रहे हैं एक फार्मासिस्ट को। फिर टीचिंग की अगर बात करते हैं तो टीचिंग में हम जब जाते हैं तो पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। जैसे आप एमफिल करके यहाँ पे फॉर्मडी के बाद जाते हैं टीचिंग के लिए, तो स्टार्ट में आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल जाता है 40 प्लस, लेकिन इसमें आगे ग्रोथ के बहुत कम चांसेस हैं। इसके कंपैरिजन में जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट हैं, QC है, प्रोडक्शन है, QA है, डिफरेंट जॉब्स हैं, रिसर्च में है, ठीक है। तो इन सब डिफरेंट जो हैं पोस्ट के लिए डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट फार्मासिस्ट की हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके इसमें यहाँ पे आपके लर्निंग के भी चांसेस ज़्यादा हैं, आपके ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं, सैलरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम आगे इसमें कोई मतलब लर्निंग हमारी जस्ट हम हमारे नॉलेज में इजाफा करिए, आगे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें कोई भी छोटा सा भी यूनिट लगाना है इंडस्ट्री का, कुछ भी करना है, एक मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा हमें सेटअप चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है इंडस्ट्री। तो वैसे अगर सैलरी की बात करें तो वहाँ पे 25 से 30-35 ये अभी करंट मिल रही है, ठीक है। लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरह से ये सैलरी पैकेज चलता है। ये हमारा साइड मतलब साइड इफेक्ट है प्रोफेशन का, कि हमें जिस प्रोफेशन में हमारा जो बेसिक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें कम सैलरी मिल रही है। फिर अगर बात करते हैं हम रिटेल की या कम्युनिटी सेटअप की, तो वहाँ पे हम मेडिसिन से रेलिवेंट A to Z पेशेंट को गाइड कर रहे होते हैं। जो भी कस्टमर आता है उससे मेडिसिन के ADRs, उसके एरर्स, प्रिस्क्रिप्शन में जो एरर्स होते हैं वो देखते हैं, स्टाफ को गाइड करते हैं, अपडेटेड नॉलेज देते हैं स्टाफ को भी, पेशेंट को भी। फिर डिस्पेंसिंग करते हैं, डोज एडजस्टमेंट देखते हैं, तो उसके बाद काउंसलिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम नारकोटिक्स रजिस्टर देख रहे होते हैं, कंट्रोल ड्रग्स उसको सारे का सारा मैनेज कर रहे होते हैं, क्या मतलब कौन सी दवाई पेशेंट को ऐसे देनी चाहिए कि नहीं। अब बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेशेंट ऐसे ही ले जाता है, उसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या MBBS हो, आपको उसकी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तब ही आपको मेडिसिन मिलेंगे। ये सारी मेडिसिन ब्रेन की हैं या BP की होती हैं, जिससे आपके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। फिर अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केयर, जो कि फार्मासिस्ट का मेन जो पर्पज़ होता है। अब मेरे टीचर ने कहा था कि फार्मास्यूटिकल केयर एक स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बात बिल्कुल ठीक है। अब एक बंदा, एक एवरेज बंदा जो एक फीस पे कर डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए आता है, वो एक दूसरा बंदे को जाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए तो नहीं जा सकता। यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, यहाँ पे अपने स्पेशल प्रोटोकॉल के लिए, अपने डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए, डोज मैनेजमेंट के लिए एक अलग बंदे के पास तो नहीं जाएगा, कि फार्मासिस्ट के पास। तो डेफिनेटली ये VIP लोग और जो अमीर लोग हैं उन्हीं लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ जॉब्स हैं, हमें कम्युनिटी की बात करी थी। कम्युनिटी सेटअप में क्या होता है, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग और काउंसलिंग होती है। कंपाउंडिंग मतलब स्मॉल स्केल प्रिपरेशन सब करते हैं, लाइक फार्मेसी पे जब हम रिटेल या कम्युनिटी सेटअप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो भी हमें क्रीम्स वगैरह चाहिए होती हैं या कोई सिरप वगैरह चाहिए हो या कुछ इस तरह से छोटी मोटी जो प्रिपरेशंस के होते हैं स्मॉल स्केल पे वो हम बनाते हैं। नारकोटिक्स की बात होगी है, OTC और माइनर ट्रीटमेंट्स का वहाँ पे इलाज किया जाता है, ये फार्मेसिस्ट का राइट है। और इसके अलावा जो सेल पर्सन जो चीज़ें ये सब दे रहे होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से मना है, और जो लोग ये गलत कर रहे होते हैं उसको कंप्लेन करना आपका राइट है, ठीक है। और आप जहाँ भी हों, जहाँ कहीं भी फार्मेसी आप लोग बैठे हो, ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करें, आपके अलावा वहाँ पे कोई भी बंदा ये काम नहीं करे, चाहे वो कितना एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इवन ड्रग इंस्पेक्टर्स भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कहीं, कि भाई कोई बात नहीं, हम एक्सपीरियंस के बेस पे कर सकते हैं, जब ये गलत है वो करिए में आ जाता है। तो आज नहीं तो कल फिर वो जो APHC पकड़ती है, तो वो ये रीजन होती है। अच्छा, फिर आगे ADR साइड इफ़ेक्ट्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा जब हम प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं या फिर कम्युनिटी पे रिटेल सेटअप पे देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या फार्मासिस्ट देख रहे होते हैं, इंट्रैक्शंस। आप किस चीज़ के देखेगा, आपकी जो मेडिसिन हैं वो आपकी उसके साथ मैच होती हैं, आपकी जो डिज़ीज़ है आपको अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ दी गई है, आपके बॉडी की मुताबिक, आपकी डिज़ीज़ के मुताबिक दवाइयाँ दी गई हैं। उन दवाइयों का आपस में कोई मसला तो नहीं, उनमें आपस में कोई क्लैश तो नहीं है, वो वाक़ई आपकी दवाई के लिए, आपके जिस्म के लिए वो दवाई कारआमद है। ये सारी चीज़ें हम देख के फिर देते हैं। फिर आप जब फूड चीज़ें खाते हैं वो सी फूड प्रोटोकॉल्स भी देखे जाते हैं, कि उनके साथ आपका इंटरेक्शन ना हो, वरना नुकसान दे सकती है दवाई आपको। तो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शंस देखनी होती हैं।
पेशेंट काउंसलिंग जो हम जैसे कहते हैं, हम इसे कुछ जगहों पे अब ये पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, तो इसे हम कंसल्टेशन भी कहते हैं, फार्मासिस्ट कंसल्टेशन, ड्रग कंसल्टेशन। तो इस तरह से डिफरेंट सेंटर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान में भी ओपन हो चुके हैं। अब हम फार्मेसी पे जो कर रहे थे, मैनेजमेंट, सुपरविजन और स्टाफ को एजुकेट करना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये तो करना ही करना है। ऐसा जो भी आप प्रोफेशनल है वहाँ पे एक मैनेजर अथॉरिटी है। फिर आपके पास अप टू डेट नॉलेज भी होता है, मेडिसिन का भी होना चाहिए और फार्मेसी से रेलिवेंट फार्मेसी लाज और रूल्स वगैरह के हवाले से भी है। इंडस्ट्री कम्युनिटी की हम ये बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल की बात करते हैं। क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसका फार्मासिस्ट को खुद पता ही नहीं है। इवन फार्मासिस्ट कम्युनिटी का दूसरे पूछते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता। तो ये एक एग्ज़ाम के बाद दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोपियन में एग्ज़ाम लेने के बाद किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में रूल्स हैं, लॉज़ हैं जो कि ड्राफ्ट में मेंशन है, डिफरेंट हमारी ऑथेंटिक बुक्स में हैं। तो बहुत से फार्मासिस्ट पाकिस्तान में भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई भी करना चाहे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में और वो उससे ज़्यादा रहनुमाई लेना चाहे या डिटेल में या वो सेटअप बनाना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और सारी डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। प्रिस्क्रिप्शन राइट टू फार्मासिस्ट, हु कैन यूज़ प्रिफिस डॉक्टर, हु इज़ डॉक्टर, कैन फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली, कैन फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब लाइक MBBS। ये सारे बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों के माइंड में चल रहे हैं और लोग डिफरेंट वेज में, आम पब्लिक भी, फार्मासिस्ट भी, MBBS डॉक्टर्स भी, डिफरेंट लोग ये सब पूछते हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं ह्यूमन रेशियो पे, HR पे, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं। अगर WHO को देखें तो वो कहती है कि आपके पास जो जितने आपके पास आवाम है, जितनी आपके पास पेशेंट्स हैं, उनको आपकी उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री, पाकिस्तान या इंडिया को देखा जाए तो यहाँ पे एशिया में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। जबकि हम जापान में देखते हैं 2:1 है, कोरिया में 2:8 है, चाइना 1:4 है, इंडिया 68% टाउन्स हैं, 59 डॉक्टर हैं वहाँ पे। US या UK के में देखें तो वहाँ पे तो जो अगर हम मतलब फार्मेसी को देखते हैं, 6 से 8 साल की एजुकेशन है। 5 साल है ये फार्मेसी करते हैं, उसके बाद 1 साल 2-3 साल जो उनकी हाउस जॉब है, उसके बाद इस तरह से उन्हें मिलती है। अच्छा, मैं PMDC की बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बात अब करते हैं मतलब हमारे जो काउंसिल्स का रोल है। हाँ, मैंने आप लोगों से पहले बात की थी PMDC और PHC की। इन दोनों काउंसिल्स में तो MBBS डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारी अपनी जो काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल, उसका काम है हमारे राइट्स को आगे करना, उसे हासिल करवाना, उसके इम्प्लीमेंटेशन करवाना। अब वो कहाँ पे गलती करती है? असल में वो करती है वहाँ पे, वो अपने राइट्स के लिए बात नहीं करती। वो पैसे लेती हैं वहाँ पे भी, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट से भी पैसे मिल रहे हैं, फिर इधर से भी MBBS वालों का साथ देते हैं और इस तरह से वो लोग किसी भी जो है लेवल पे, किसी भी जगह पे वो हमारे जो जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितनी भी हमारे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो नहीं बात करते। तो रीज़न यही है, वो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ़ बेनिफिट के सोचते हैं और अपने प्रोफ़ेशन के नहीं सोचते। अब बात करते हैं डॉक्टर, कौन अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है। तो सबसे पहली बात फार्मेसिस्ट के लिए, जो कि हमारी डिग्री पे लिखा है डॉक्टर ऑफ़ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ़ फार्मेसी। तो इस चीज़ से आप लोगों को कभी भी किसी से क्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करे तो आप सिंपली आप स्माइल दे सकते हैं या अपना ID कार्ड दिखा सकते हैं। तो ये जब कौंसल ने या आपको आपकी प्रोफ़ेशन वालों ने आपको दे दिया है एक टाइटल डॉक्टर ऑफ़ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ़ मेडिसिन, तो इस चीज़ का फ़िक्रमंद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ़िक्रमंद किसी को होना चाहिए तो वो तो MBBS है, जो जिनकी डिग्री उन्हें फ़िज़िशियन MBBS है, मास्टर्स में है और फिर उसे फ़िज़िशियन कहते हैं। डॉक्टर तो उनको ऑनररी डिग्री है, तो फिर भी इसके बावजूद वो लोग ये यूज़ कर रहे हैं टाइटल। अब देखें, ये डॉक्टर जो एक ऑनररी टाइटल है जिसको डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे PhD लोग भी यूज़ करते हैं, उनके साथ भी डॉक्टर का वर्ड यूज़ होता है। डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इस तरह से डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ, डेंटल्स के साथ, ऐसे डिफरेंट डॉक्टर के साथ ये नाम लिखा होता है, ठीक है। अब पेशेंट 3 P's होते हैं पेशेंट प्रोटोकॉल में, एक फार्मासिस्ट, एक फिजिशियन और एक पेशेंट है। तो ये तीनों जब तक साथ में वर्किंग ना करें, तीनों की डिफरेंट लेवल का नॉलेज है दोनों के पास, फार्मासिस्ट और फिजिशियन के पास, जब तक वो प्रॉपर वे में नहीं करेंगे, गाइड करेंगे लोगों को, तो कुछ भी नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं आ सकती हैं। फिर इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर राइट कैसे मिले, दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, हमने बहुत सारे इस चीज़ पर बात की है। तो जब हम क्लिनिकल की बात करते हैं तो यूरोप को देखें तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर बिल्कुल रोल है, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग भी कर रहे हैं बहुत से कंट्रीज़ में, यूरोप, कनाडा, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 6 मंथ्स का मोस्टली ऐसा होता है, 6 मंथ का उन्हें कोर्स करवाया जाता है एमबीबीएस के बाद, सॉरी फार्मेसी के बाद, और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसे हैं कि सिंपल उनके टेस्ट लिए जाते हैं क्लिनिकल के हवाले से, कुछ उन्हें डिटेल्स बता के, और कुछ वीक के बाद, और इस तरह से उनको सर्टेन डिजीज़ या लिमिटेड राइट दे दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो हमारे यहाँ जो एलएचबी है या जनरल डिस्पेंसर वगैरह हैं, एलएचबी को देखें तो उससे भी वो एक अभी मिडल पास होती है, तो उसे भी 12 मेडिसिन का राइट दिया गया है। तो यही चीज़ें हैं जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल बनाते हैं हमारे प्रोफेशन को, और मतलब एक बहुत जो बिल्कुल वो है छोटा सा डिप्लोमा वगैरह करके मिडल के बाद जो एजुकेशन के बाद वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह से क्रैक्स बनते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो में कुछ यूरोप की कुछ वीडियोस हैं जिसमें वो फार्मेसिस्ट का रोल बताया गया है एंड पे। तो होप सो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, मैं आपको बताई थी अभी, मैंने आपको इंडस्ट्री इसका बात कर ली, क्लिनिक कम्युनिटी क्लिनिकल, इन सब लेवल्स पे बात कर लिया, हॉस्पिटल रह गया। अच्छा, हॉस्पिटल में इसके अलावा फोरेंसिक की जॉब्स होती हैं हमारे यहाँ। फोरेंसिक में क्या है, लास्ट इवेंट जो है वो सारी चीज़ें उसमें फार्मासिस्ट ने देखनी होती हैं, चाहे वो लाइसेंसिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, वो सारी जो मेडिसिन से रेलिवेंट या कंपनी से रेलिवेंट चीज़ होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेड काम कर रहे होते हैं एक फार्मासिस्ट वहाँ पे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फार्मासिस्ट ने टेम्परेचर्स वगैरह कंट्रोल करने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी मेडिसिन कहाँ से आ रही है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे वेरीफाई करते हैं फार्मासिस्ट। प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट का काम है डॉक्टर के साथ मिलके पेशेंट को सेहत की सहूलियात मुहैया करना और सही दवाई सही मरीज़ तक पहुंचाना। अगर फार्मासिस्ट सेहत के सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है तो बाज़ औक़ात आपको सही प्रेस्क्रिप्शन रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन दे दी जाती है। और बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में जो प्रिस्क्रिप्शन जारी होती है वो 70% हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल दो तरह के हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो भी हमारे जो सैलरी लेवल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक हाउस जॉब का जो एचओ है, एमबीबीएस एचओ, वही ले रहा है 60-70, और वही हम हमारे जो जॉबियन है फार्मासिस्ट जो बहुत सारे टेस्ट देखिए पीपीएससी के, और उसके बाद कहीं हायरिंग होते हैं, इतनी सिफारिश हो, इतने इतने रेफरेंस लगा के कहीं जॉब्स होती हैं, तो उसके बाद कहीं उन्हें ये पे स्केल मिलता है। खैर, उसका वहाँ पे काम क्या होता है हम उससे बात कर लेते हैं। अब वहाँ पे वो डिस्पेंसिंग मेडिसिन को कर रहे होते हैं। हाँ, अब जब वो वार्ड ड्रोन करने जाता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यहाँ पे हॉस्पिटल में 2 तरह के फार्मासिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं। अब प्राइवेट में भी ऐसा होता है लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में। अच्छा, अब जो फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, वो जो प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करेगा, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू में वो क्या-क्या करता है? बेसिकली ये जो रोल है ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है। जब वो वार्ड राउंड करता है तो अगर वार्ड राउंड एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है, हर वार्ड के लिए एक अलग क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, गायनी के लिए अलग है, पेट्स के लिए अलग है, और सर्जरी के लिए अलग है। हर क्योंकि मेडिसिन डिफरेंट होती है तो उसको इंट्रैक्शन चेक करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है एचआर ह्यूमन रिसोर्स हमने मैनेज करने होते हैं। तो उसने प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू में क्या देखना है, इंट्रैक्शंस, ये चीज़ें डिस्कस हो गई। डोजेज डोजेज अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट है, एज है, और डिजीज़ वाइज होते हैं, ये सब फार्मासिस्ट ने देखना होता है प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करते हुए। ड्रग इंट्रैक्शंस, डिजीज़ इंट्रैक्शंस, फूड इंट्रैक्शंस, ये सब देखनी है फार्मासिस्ट ने। फिर पेशेंट काउंसलिंग वो डिटेल में भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं पेशेंट काउंसलिंग। डोज एडजस्टमेंट हो गया डिस्कस, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह देखता है। फिर वो मेडिसिन की स्टोरेज, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी करवाता है हॉस्पिटल में हर नर्सिंग स्टेशन पे, और डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ें मेजर हुड करके आगे नर्सिस को ये काम सुपरवाइज कर देते हैं। तो इस तरह से फार्मास्यूटिकल केयर, वार्ड राउंड्स और कंपाउंडिंग भी हॉस्पिटल में कुछ लेवल ट्रिप्स वगैरह और इस तरह से कुछ हो रही हैं। रिटेल का पैकेज जो था वो 35 से लेकर 40 तक है, और कुछ 30 भी पे कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान में इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का 40-45 उसका पे स्केल है पाकिस्तान में। अगर हम गल्फ़ में देखें तो वहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख तक तनख्वाह होती है पाकिस्तानी, और अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे 8-10 लाख तो आराम से मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद किस टाइप के आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा।